friends, welcome to your channel Catalyst Sony and this is Sony Singh. फ्रेंड्स NCF 2005 आज का हमारा टॉपिक कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में NCF 2005 है एंड RTE 2009 यानी राइट टू एजुकेशन 2009 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले तो देखेंगे NCF का मतलब क्या है। तो NCF का मतलब है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, याद रखिएगा। हिंदी में हम इसको बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। हमारे एजुकेशन, हमारे देश की एजुकेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है पाठ्यचर्या है, करिकुलम है। तो इसी को लेकर के जो है ये फ्रेमवर्क बनाया गया, एक रूपरेखा बनाया गया कि किस तरह के पाठ्यचर्या को पूरे देश में लागू किया जाए। इसके अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम जानना बहुत जरूरी है। इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। और ये क्या है अगर पूछा जाए तो ये शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज है। एक बोल सकते हैं कि रूल्स रेगुलेशन का, पाठ्यक्रम से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन का जो है दस्तावेज है। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का प्रमुख उद्देश्य, ये आता कैसे है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 लिखने के लिए दे देता है। आपको इसी तरह से पॉइंट वाइज लिखना है। मैं बता दूं इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है पॉइंट वाइज ही है। जैसे इसके उद्देश्य क्या है, इसका रूपरेखा क्या है, शिक्षा के बारे में क्या बात कही गई है, मैथ सब्जेक्ट के लिए क्या बात है, तो बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए क्या बात है, इस तरह से सिद्धांत है। ये इसी तरह से क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। तो यहाँ पे सबसे थोड़ा सा हम हिस्ट्री में चलते हैं कि अभी तक जो है 3 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज बन चुके हैं। इसमें से एक जो है 1975 में बना था, एक जो है 1988 में, और तीसरा जो बना था वो आपका 2000 में। ये सब बने तो थे लेकिन उतने ज़्यादा मैं बोलूँ तो कारगर नहीं रहे। जो कारगर रहा यही था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ये पूरी तरीके से कारगर और इसी से रिलेटेड जो है बोल सकते हैं कि अभी भी हमारे देश में पढ़ाया जाता है। अब ये क्या है थोड़ा सा आइए देखते हैं। 2005 के NCF का प्रारंभ शिक्षा शास्त्री रविन्द्रनाथ टैगोर सभ्यता और प्रगति को आधार मानकर किया गया था। भारत सरकार के द्वारा रूपरेखा तैयार करने के लिए UGC के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर में 23 सदस्यों की समिति का गठन किया गया। इस समिति के द्वारा 21 राष्ट्रीय बिंदु को मध्य नजर रखते हुए 21 समूह का गठन किया गया। NCF 2005 का निर्माण मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में किया गया था। ठीक है, तो ये NCF 2005 के बारे में थोड़ी सी आपको बोल सकते हैं ग्लिम्सेस है, झलक है। अब इसके उद्देश्य क्या, तो देखिए आप लोगों को ना अगर पूछ दे कि NCF का उद्देश्य क्या है तो एकदम एक आंख बंद करके आप ये दिमाग में बैठा लीजिए। NCF 2005 का एक ही मोटो, एक ही गोल रखा गया कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, मैं देखिए बिना पढ़े आपको बता देती हूँ इसमें इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या थे, इसकी विशेषता, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे, उसको दिमाग में ऐसे ही बैठा लीजिए। सबसे पहले तो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कही गई। दूसरा रोट मेथड को यानी कि रटने वाली विधि को पूरी तरीके से खत्म करने की बात कही गई। तीसरा कि जो पढ़ाया जाए वो रियलिटी से कनेक्टेड हो, वो व्यवहारिक जीवन से जो है वो बच्चा उससे कनेक्ट कर पाए। ये 3 से 4 पॉइंट ऐसे थे ना कि जो कि एक्चुअली में हमारे इंडियन एजुकेशन में जो है चेंजेस लेकर आए हैं। आइए हम अब देखते हैं कि हुआ क्या क्या है। बच्चों के देखिए यहाँ पे 2 ही दिया हुआ है। बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ना। दो पॉइंट जो मैंने बताया उसको इसी में जोड़ दिया गया है। एक तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, और जो बच्चे को शिक्षा दी जाए उनके वो लाइफ से कनेक्टेड हो। जो बाहरी शिक्षा है, जब वो पढ़ाई पूरी करके अपने रियल लाइफ में जाएंगे वहां से वो जुड़ी हुई शिक्षा हो। दूसरा पॉइंट एक्चुअली बोलेंगे तीसरा पॉइंट है NCF 2005 बालक के मूल्यांकन के लिए। दूसरा हमारे देश में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाठ्यक्रम के बाद वो है इवैल्यूएशन का प्रॉब्लम।
पढ़ाने को तो हम पढ़ा लेते हैं, लेकिन हम ये फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं सही तरीके से कि किन बच्चों को कितना समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया, किसको कैसे समझ में आएगा। ये सारी चीज़ों का फाइंड आउट हम नहीं कर पाते हैं मूल्यांकन। तो इसमें मूल्यांकन के लिए भी बात कही गई है। एनसीएफ 2005 बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया, नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि विकसित करना। तो इसका दूसरा, इसमें भी देखेंगे तो 2 से 3 इसमें उद्देश्य लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो इवैल्यूएशन को लेकर के कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सीसीई बेस्ड जो है एजुकेशन हो, फिर उसके बाद बच्चों में सोचने की शक्ति का डेवलपमेंट हो, वो चिंतन कर पाए, रीजनिंग एबिलिटी उनमें हो। ये सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए जो है एनसीएफ 2005 का उद्देश्य रखा गया। अब हम देखेंगे एनसीएफ 2005 के सिद्धांत यानी किस प्रिंसिपल पर जो है इसको बनाया गया। सबसे पहले ज्ञान को बाहर जीवन से जोड़ा जाए, जो नॉलेज बच्चों को दिया जाए वो उनके रियल लाइफ से कनेक्टेड हो। रखने की प्रणाली खत्म की जाए, रखना नहीं है, सॉरी, ये रटना होगा, ये ट होगा, ठीक है। रटने की प्रणाली जो रोट मेथड है उसको खत्म की जाए। पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो शिक्षा, जो शिक्षा है वो टोटली जो है बुकीज नॉलेज ना मिले, बोलते नहीं है कि किताबी कीड़ा वाला, वैसा ना हो। खेल कूद में व्यवहारिक शिक्षा दी जाए, तो सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तक सेंटर्ड एजुकेशन ना मिले, किताबी कीड़ा जो है वो स्टूडेंट को ना बनाया जाए। चौथा है कक्ष गतिविधियों को से जोड़ा जाए और उन्हें लचीला बनाया जाए। जो क्लासरूम एक्टिविटी हो उसको जो है रियल लाइफ के दुनिया से जोड़ा जाए और मॉडिफाई हो, टाइम टू टाइम पे उसको चेंज भी किया जा सके। फिर उसके बाद है राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। जो नेशन का इम्पोर्टेंस है, जो बोल सकते हैं कि राष्ट्रीयता है, वो बच्चों में जो है शामिल की जाए। और शामिल कैसे होगा? पाठ्यक्रम में उसको इंक्लूड करके। तो ये 5 सिद्धांतों पे जो है एनसीएफ को बनाया गया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को। ये 5 पिलर्स जो है वो रखे गए एनसीएफ बनाते टाइम में। यहाँ पे देखिए शिक्षा के उद्देश्य, इस पिक्चर से आप देख सकते हैं कि एक्चुअली में शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा का उद्देश्य अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर होता है बच्चों का जो है, छात्रों का स्वतंत्र विकास करना, उनका डेवलपमेंट होना, शिक्षक सशक्तिकरण का समावेश, बोझ के बिना सीखने की प्रक्रिया का समावेश, एजुकेशन उनके लिए बर्डन ना हो जाए, बोझ ना हो जाए, भाषा शिक्षा का समावेश, सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था करना, धर्मनिरपेक्षता का समावेश, अनुदेशन का माध्यम मातृभाषा रखना, सामाजिक भावनाओं का समावेश, राष्ट्रीय एकता का समावेश, रुचिपूर्ण शिक्षा व्यवस्था। तो ये सारी चीज़ें जो है शिक्षा के उद्देश्य, नई तरह की शिक्षा, एक्चुअली में मैं बोलूँ तो नई तरह की शिक्षा का इंट्रोडक्शन जो है वो 2005 एनसीएफ में दिया गया। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, जो मैंने आपको बताया कि एक्चुअली में जो है इसमें चेंजेस कौन कौन से किए गए हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट को इसमें ध्यान दिया गया है। सबसे पहले यही, विद्यार्थियों को रटने से मुक्त कराया जाए जिससे उनका चहुमुखी विकास हो सके। मतलब कि स्टूडेंट्स को जो है बोल रहे हैं कि रटना यानी रोट मेथड जो है बिल्कुल उनसे हटाया जाए और उनका जो है ओवरऑल, चहुमुखी का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट हो। शिक्षा बाल केंद्रित हो। जो एजुकेशन है, बोला तो जाता है कि भाई चिल्ड्रन सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, लेकिन एनसीएफ 2005 के बाद इसको प्रूव भी किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, बहुत ही स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया गया कि एजुकेशन जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड ही होनी चाहिए और चाइल्ड सेंटर्ड ही जो है उसको कराया गया। तीसरा जो पॉइंट है, भारत सरकार के एमएचआरडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पहल पर
प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। चौथा, पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए। जो भी करिकुलम यूज़ किया जाए वो प्रैक्टिकल हो, ताकि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब बच्चे रियल लाइफ में अपनी जाएं तो उनको वो शिक्षा वो लेकर आए हैं उसको वो यूज़ कर पाएँ। तो सैद्धांतिक शिक्षा से, यानी कि प्रिंसिपल वाले थियोटिकल शिक्षा से ज़्यादा प्रैक्टिकल शिक्षा, प्रैक्टिकल एजुकेशन पर जोर दिया गया। किसमें? एनसीएफ 2005 में। अब मैं बताऊं एनसीएफ 2005 की विशेषता पूछ दे या इसका क्या महत्व है या इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए, तो ये जो कुछ पॉइंट्स है अगर आप याद करके रखोगे ना तो ये सभी में हो जाएगा। इसको लिखने के बाद एक एक लाइन में डील कर दोगे। अगर मैं बोल रही हूँ तब जब आप कुछ भूल जाओगे तो, अदरवाइज जैसे बताया गया है वैसे लिख कर आओगे तो एक नंबर भी कोई इधर से उधर नहीं कर सकता है आपका। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अपनाया गया एक सुधारात्मक कदम है। तो जो चेंजेस लाए गए थे एनसीएफ 2005 के द्वारा करिकुलम में, वो पूरी तरीके से जो है सक्सेसफुल रहा था। एनसीएफ 2005 एवं 14 एवं 15 जुलाई की बैठक का परिणाम है। तो 14 एवं 15 जुलाई को 2004 के बैठक का परिणाम एनसीएफ 2005 निकला था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए, मतलब कि जो बच्चों को एजुकेशन दिया जाए वो उनके रियल लाइफ से कनेक्ट करके दिया जाए, यही है ना बाहरी ज्ञान से। तो इस तरह की शिक्षा की बात जो है एनसीएफ 2005 में हुई है, ये सारे पॉइंट्स पे ध्यान दिया गया है। बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए, एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी ने किया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार भाषा बच्चे की मातृभाषा हो, जो प्राइमरी में बच्चे को पढ़ाया जाए उसकी भाषा जो है मातृभाषा हो, उसकी क्षेत्रीय भाषा हो। एनसीएफ 2005 के निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार हैं। शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात एवं मूर्त और अमूर्त की ओर होगा। तनाव मुक्त शिक्षा का वातावरण देकर शिक्षा देनी होगी। बर्डन नहीं बनाना होगा। बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, कैसे होगा, वैसा उनके अंदर कोई भावना नहीं होनी चाहिए। अभिभावक को यह संदेश दिया जाए कि छोटी उम्र में निपुणता की आकांक्षा रखना गलत है। ये ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को इसमें सजेशन नहीं दिया गया, पेरेंट्स को भी दिया गया है। जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं ना जो परसेंटेज के ऊपर जाते हैं कि अरे 99% आना चाहिए, 95%, 90% आना चाहिए। तो ये चीज़ें इसमें सजेशन दिया गया कि बच्चे का उम्र छोटा है उसमें आप उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, क्योंकि हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, हर किसी का परफॉर्मेंस अलग हो सकता है। कोई खेल में अच्छा है तो कोई पढ़ाई में अच्छा है, तो कोई ड्राइंग में अच्छा है तो कोई म्यूज़िक में अच्छा है। तो उस सबके अच्छा होने का जो कैटेगरी है, जो क्षेत्र है वो अलग अलग है। तो आप ये उम्मीद ना रखें कि आपका बच्चा जो है हर जगह पे फर्स्ट ही आए या फिर उससे हाई एक्सपेक्टेशन ना रखें। तो ये अभिभावकों के लिए शिक्षा जो है एनसीएफ 2005 में दी गई है। अब हम देखेंगे पाठ्यक्रम, क्योंकि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में पाठ्यक्रम ही है ना, पाठ्यक्रम का निर्माण हुआ है कि कौन से क्लास में कौन सी सब्जेक्ट या कौन से टॉपिक पढ़ाए जाने चाहिए। मैथ्स में क्लास 3rd में कौन सा टॉपिक होना चाहिए, क्लास 2nd में कौन सा होना चाहिए, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, कौन से टीचिंग मेथड का यूज़ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में दी गई हैं। तो देखिए पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं। पाठ्यक्रम 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य प्लस क्रम, जिसमें पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य सामग्री तथा क्रम का अर्थ होता है एक निश्चित व्यवस्था। मतलब आपको जो चीज़ पढ़ना है उसको एक निश्चित पर्टिकुलर सीक्वेंस में उसका जो है अरेंजमेंट हो, उसको पाठ्यक्रम कहते हैं, राइट। जो भी चीज़ें हमें पढ़ना है उसकी व्यवस्था जो हो, उसका अरेंजमेंट जो हो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हो। फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। अब हम देखते हैं एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण।
जैसे कि बताया गया है कि एनसीएफ 2005 में फुल्ली टीचर सेंटर स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन की बात हुई, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि ठीक है स्टूडेंट सेंटर की तो बात हुई, लेकिन टीचर के लिए क्या दृष्टिकोण रखा गया, क्या सोचा गया कि टीचर कौन सा रोल निभाएगा 2005 एनसीएफ के बाद। तो शिक्षक का जो है ज्ञान का स्रोत नहीं है, ये बताया गया कि टीचर जो है ऐसा नहीं है कि नॉलेज का भरमार है, एक सोर्स है, केवल सुगम करता है, जो चीज़ों को सरल करके बताएंगे। टीचर को बताया गया कि ये ज्ञान का भंडार नहीं है, टीचर एक मीडियम है, एक माध्यम है, जो चीज़ें आपको सीखनी है वो आपको इजी वे में करके देता है। मान लीजिए आपको एडिशन सीखना है, आपके लिए एडिशन डिफ़िकल्ट है, तो वो टीचर का काम है कि वो एडिशन आपको इतना इजी करके बताए कि आपको वो डिफ़िकल्ट ही ना लगे। तो टीचर को इसमें जो है कामों को सुगम यानी कि इजी करके और सरल करके आपको दे, वही टीचर होता है 2005 एनसीएफ के अकॉर्डिंग। बच्चों के लिए क्या दृष्टिकोण रहा, चाइल्ड सेंटर तो एजुकेशन ही बोल दिया गया। प्रत्येक बच्चे में यहाँ पे क्या सोचा गया है एनसीएफ 2005 में, प्रत्येक बच्चे में सीखने की गति अलग होती है, तो हर बच्चे में करिकुलम भी अलग होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि हर कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई धीरे से सीखता है, किसी को बहुत टाइम लग जाता है, तो अब उनके अकॉर्डिंग उनका करिकुलम भी तो होना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को अपने हिसाब से सीखने का मौका दे। ये तो हुआ कि टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए एनसीएफ ने क्या सोचा। अब पर्टिकुलर जो है सब्जेक्ट के लिए टीचर एनसीएफ का क्या दृष्टिकोण रहा, बच्चे को क्या क्या सिखाया जाना चाहिए। मैथ्स में बच्चे गणित की मूल संरचना को समझने, बीजगणित, अंकगणित, रेखा गणित एवं त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्वों, समस्या समाधान की अनेक युक्तियों अर्थात परिणाम, सामान्य स्थिति विश्लेषण एवं अनुमान लगाना तथा पुष्टि करना आदि पद्धति मुहैया कराते हैं। तो मैथ्स को लेकर यही था कि ये सारे चैप्टर्स इनको पढ़ाए जाएं और इनको ये सारे चैप्टर पढ़ाने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत हो और उनको अच्छी तरीके से जो है दिया जाए। अब देखिए एनसीएफ 2005 के सुझाव क्या क्या हैं, क्या क्या सजेशन दिया गया। सबसे पहले संवैधानिक मूल्यों का विकास करना, जो संविधान में जो रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं उसको डेवलप करना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात कही गई है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात। खेल को महत्व देना कि कितना, ठीक है पढ़ाई तो ज़रूरी है लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत ज़रूरी है, उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए जो है एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया। जीवन से जुड़ना, जो भी चीज़ें पढ़िए उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कीजिए। आप अगर ध्यान दिए हो तो मैं हमेशा बोलती हूँ जो भी चीज़ आप पढ़ो उसको अपने आसपास के जगह से, अपने आसपास की लाइफ से कनेक्ट कर लो, तो आप ये देखोगे कि आप बहुत मतलब जल्दी उसको भूल नहीं पाते हो और आपके दिमाग में जाके वो कहीं ना कहीं छप जाता है। तो जीवन से जोड़ने की बात कही गई। मुक्त वातावरण करके सीखने पर जोर दिया जाए, मतलब कि जो इन्वायरमेंट हो, जो लर्निंग इन्वायरमेंट हो वो फुल्ली जो है सपोर्टिव हो, बच्चों के लिए सीखने का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए। 6 महीनों में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए। टीचर्स ट्रेनिंग की बात कही गई है। शिक्षा बच्चों के स्तरानुसार, स्टैंडर्ड के अनुसार होनी चाहिए। जो एजुकेशन है, जैसे क्लास 2 के बच्चे को क्लास 2 के करिकुलम के अकॉर्डिंग ही शिक्षा दी जानी चाहिए। क्लास 3 के बच्चे को जैसे उसका एज जो है निर्धारित हो कि इस एज में जो है इस क्लास के बच्चे को ही शिक्षा मिलनी चाहिए। मोटी मोटी किताबों को बेकार माना गया है। बुकीज लैंग्वेज या बुकीज नॉलेज को पूरी तरीके से बेकार माना गया है। रोजगार परक शिक्षा देना, ऐसी शिक्षा देना जिससे कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन बच्चे जो है जाकर के जॉब कर सके, वो खाली ना बैठे, बेरोजगारी ना हो, ये सारी चीज़ें। पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे कि
संगीत, चित्रकला, नृत्य, एनसीसी आदि को भी यूज किया जाए, तो जिसको हम बोलते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जैसे कि संगीत, चित्रकला, नृत्य, एनसीसी, ये सभी को इंक्लूड किया जाए, करिकुलर एक्टिविटीज़ के तौर पे जो है इसको रखा जाए, जिससे कि बच्चे अगर चाहें तो इसमें भी पार्टिसिपेट कर पाएँ। सिर्फ और सिर्फ बुक किताबी नॉलेज बच्चों को ना दिया जाए, अगर बच्चे चाहें तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करें। फिर है कक्षा 5, 8 एवं 11 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, जो कि पहले होता था तो उसको हटाया गया। पुरस्कार दंड वर्जित सीमित होना चाहिए, मतलब कि जो दंड है, जो पनिशमेंट है, वो जो है उसको बैन कर दिया गया। मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा पढ़ाना, उसको अंग्रेजी को पे फोर्स किया गया। पूर्व ज्ञान का उपयोग करना, प्रीवियस नॉलेज का, परीक्षा का डर दूर करना, ये सारी चीज़ें हुई। एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत, जो 2005 है, इनके सिद्धांत जो कि हम लोग वहाँ पे कर चुके हैं, वही वाला है ये, ठीक है। जो हम 5 वहाँ पे सिद्धांत देखें, वही वाला सिद्धांत है ये। सिद्धांत के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य जो जरूरी था, जो वो हमने वहाँ पे किया है वही है वैसे, लेकिन आप लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करके इसको लिखोगे कि एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना था। इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को जो है स्टेटमेंट में लिख दिया गया है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। जो सिद्धांत दिया गया था, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, रटने की, रखने नहीं होगा, ये रटने होगा, रटने की प्रणाली खत्म की जाए, यही सारी चीज़ों को जो है स्टेटमेंट में लिख दिया गया है, जिससे कि आपको जब आप इसका नोट्स इसको लर्न करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा के लक्ष्य 9 बिंदुओं पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। मैं आपको बता दूं 9 पॉइंट्स को पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। ऐसे तो हमने यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स कर लिए हैं, इतने सारे पॉइंट्स किए हैं, लेकिन 9 जो है इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था। सबसे पहला तो जो आपने देखा कि बच्चों को जो है बाह्य अनुभवों से जोड़ना, पहला याद रख लीजिएगा। हम इतनी बार इसको कर लेंगे कि फिर आपको इसको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप समझ के करेंगे। उसे बोलने का मौका देना चाहिए, उसको भी लगे कि शिक्षक उसकी बात सुन रहा है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा का दूसरा प्रमुख लक्ष्य है आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज। मतलब यह है कि खुद को, स्वयं को खोजना, अपनी सच्चाई जानना, इसके लिए विभिन्न तरह के अनुभवों का अवसर देना चाहिए। एनसीएफ 2005 में जो है, एक सेकेंड, एनसीएफ 2005 में का इसका जो तीसरा लक्ष्य है कि साध्य और साधन दोनों के सही होने वाले मुद्दों पर चर्चा की जाए। इसमें मूल्य शिक्षा को अलग से न देने की बात कही गई है। इसी तरह से इसमें जो है आपके लक्ष्य है 9 पॉइंट्स। एनसीएफ 2005 में जो है किस तरह से बच्चों में भेदभाव ना किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई बच्चा एजुकेशन से बचे नहीं, ये सारी चीज़ें रखी गई है। मैथ्स के लिए हमने देखा ही, आइए देखते हैं कि एनसीएफ 2005 में भाषा के प्रति दृष्टिकोण क्या था लैंग्वेज को लेकर के। तो मातृभाषा को, बच्चों को मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान की जाए और शिक्षकों को कक्षा में बहुभाषी वातावरण का महत्व उपयोग कर सकने की क्षमता प्रदान की जाए। त्रिभाषा फॉर्मूला, राजभाषा, मातृभाषा और अंग्रेजी को पुनः लागू किए जाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। भारतीय समाज की बहुभाषिकता प्रकृति को स्कूली जीवन की समृद्धि के लिए संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। बच्चों में भाषा समझने और अभिव्यक्त करने की क्षमता जन्मजात होती है। अब इसमें 3 भाषा, जो त्रिभाषा 3 लैंग्वेज फार्मूला था, उसको फिर से अपनाने की बात और उस पर फोर्स करने की बात कही गई। साइंस को लेकर के क्या है दृष्टिकोण, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु प्रक्रिया और शिक्षण बच्चे की उम्र के अनुरूप हो। विषय वस्तु को बच्चे की समझ के स्तर के अनुसार
सहज और सरल रूप में रखना चाहिए। तो इसलिए साइंस को ज़्यादा ध्यान दिया गया है। पार्टी चर्चा बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता को प्रेषित करती है, पोषित करती है, मतलब जो ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। विज्ञान को विद्यार्थी के व्यापक और परिवेश, स्थानीय और वैश्विक के संदर्भ में रखकर सिखाया जाए। विद्यार्थी में जीवन व पर्यावरण के संरक्षण के प्रति चेतना पैदा करें। इसी तरह से जो है सामाजिक विज्ञान को लेकर के क्या दृष्टिकोण है वो। अब यहाँ पे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निष्कर्ष अगर देखें तो पहला है कि परिप्रेक्ष्य, ये क्या दृष्टिकोण है। सीखना और ज्ञान, तो सीखना तो यही रखा गया कि उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करने वाला जो है लर्निंग दिया जाए, ज्ञान उसका हो। पाठ्यचर्या के क्षेत्र जिसमें कि आपने साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस का देखा कि किस तरह के क्षेत्र को रखा गया। विद्यालय में कक्षा का वातावरण, लर्निंग इन्वायरमेंट की बात कही गई है। व्यवस्थागत सुधार, इवैल्यूएशन के लिए भी बात कही गई है। तो ये रहे आपके राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निष्कर्ष। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यही सारे लिखने हैं। आइए हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे जो कि है शिक्षा का अधिकार 2009। ये ज़्यादा लंबा पॉइंट नहीं है लेकिन इसको आपको याद करना है क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये शॉर्ट नोट्स में आता है, ये मतलब ये 8 नंबर में आएगा या 4 नंबर या 5 नंबर, जिसका जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो इसमें पहला है कि ये है क्या। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम की एक बहुत ही लंबी कहानी है। प्रारंभ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में शिक्षा की घोषणा की गई थी कि सभी राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की कालावधि के अंदर सभी बालक और बालिकाओं को 14 वर्ष की आयु समाप्ति तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। तो देखिए हमारे देश में जो है शिक्षा को लेकर के पहले से ये कहा जाता था कि शिक्षा जो है सभी का अधिकार है। तो इसीलिए पहले जो है 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा की देने की बात की गई, कंपलसरी करने की बात की गई और तभी से राज्यों ने 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था के प्रयास शुरू कर दिए। आगे चलकर 2002 में जो कि सबसे ज़्यादा चेंजेस हुआ है, इसको देखिएगा, ये आता है क्वेश्चन कभी कभी। 2002 में 86वां संशोधन हुआ है संविधान में और उसके अकॉर्डिंग अनुच्छेद 21 क में शिक्षा को लेकर के कुछ नए नियम जो है जोड़े गए हैं। ये क्या है आइए हम देखेंगे। सबसे पहला है राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की एक ऐसी नीति बनाएगा जो राज्य विधि द्वारा आधारित और उपबद्ध हो और इसी 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 क में वर्णित मूल कर्तव्यों में एक नया मूल कर्तव्य 51 ट जोड़ा जाएगा जो इस प्रकार से है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसमें जोड़ा जाएगा। माता पिता या संरक्षण 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। मतलब ये पेरेंट्स या फिर जो लोग भी बच्चे के गार्जियन हैं उनकी ड्यूटी है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है शिक्षा मिलनी चाहिए। आगे चलकर 2009 में बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पास हो गया। यही अधिनियम के बारे में हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। 2009 में जो है ये अधिकार जो पास हुआ, इसके अंतर्गत भी कुछ चेंजेस किए गए हैं संविधान में। क्या है उसको देखते हैं। इसको हम 2009 RT एक्ट से जानते हैं। इस अधिनियम के अनुसार सभी वर्ग के 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, है ना। कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार इसको किस में रखा गया, मूल अधिकार में जो है शामिल कर लिया गया, यानी कि फंडामेंटल राइट में शामिल कर लिया गया। जैसे बाकी चीज़ों का सभी को अधिकार है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स बने हुए हैं, उसमें इसको भी इंक्लूड करके बोला गया कि शिक्षा भी बच्चों के लिए 1 से 8 तक की शिक्षा उनका अपना फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है। अब ये कब लागू किया गया था? सरकार ने 1 अप्रैल 2010 को इस कानून को लागू कर दिया। 1 अप्रैल 2010 को
शिक्षा का अधिकार अधिनियम को आरटी एक्ट 2009 के कहा जाता है, जिसका सामान्य अर्थ क्या होता है? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन एक्ट 2009। अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में सभी जातियों के बालक तथा बालिकाओं को जो 6 से 14 वर्ष के हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में बहुमत से पारित कर दिया गया तथा यह 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू हो गया। आरटी एक्ट 2009 का गोल क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों इसको लाया गया? तो भारत एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश है, क्योंकि भारत का कानून हमारे संविधान पर ही आधारित है। हमारे संविधान के द्वारा ही मनुष्य को मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स जो हम लोगों को मिले हैं तो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग ही मिले हैं। इसके द्वारा व्यक्ति अपने समुचित विकास में समाज, देश तथा व्यक्तिगत प्रयास कर सकता है, किंतु किसी भी नागरिक का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक वो शिक्षित ना हो। इसलिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2009 को लाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया। ठीक है, तो ये है आरटी एक्ट 2009। समझ में आया आपको? इसकी विशेषता देखिए, तो इसका संक्षिप्त नाम आरटी 2009 है। परिभाषा इस अधिनियम में प्रयुक्त विशेष शब्दों को परिभाषित किया गया, जिसका स्पष्टीकरण आगे है। जैसे ये जो बोला गया है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, इसका मीनिंग क्या होता है? तो किसी भी वर्ग के, जाति पाति से नहीं है कि ये इस जात का है, एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का हो, किसी का भी हो, जनरल का हो, किसी भी वर्ग के लड़का हो लड़की हो को उसका अपना अधिकार है कि उसको प्रारंभिक शिक्षा आसपास के जो भी उसके स्कूल के, उसके घर के आसपास में स्कूल है उसमें उसको निःशुल्क शिक्षा मिले, बशर्ते वो बालक और बालिका 6 से 14 वर्ष के अंतराल में आते हों। उनका एज जो है 6 से 14 वर्ष के बीच में आता हो। पहला ये। दूसरा था प्रवेश ना दिए गए बालकों को यहाँ या जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं की है के लिए विशेष उपबंध है। यदि कोई बच्चा ऐसा है जो 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले सका तो वह बालक बाद में अपनी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश ले सकता है। यदि वह निर्धारित 14 वर्ष की आयु तक प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता है तो उसके बाद भी वह पढ़ाई पूरी होने तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करता रहेगा। अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार भी है। राज्य सरकारों और स्थानीय पदाधिकारियों को विद्यालय स्थापित करने के कर्तव्य हैं। जो राज्य सरकार है, जो या वहाँ के क्षेत्रीय सरकार है, उनका ये कर्तव्य है कि वो ये पता करे कि उनके आसपास में कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको शिक्षा नहीं मिल रही है या फिर उसे कुछ समस्या हो रही है। हो सकता है उसको अपना स्कूल चेंज करवाना हो सकता है कि उसको जो है स्कूल वाले एडमिशन ना दे रहे हो। तो किसी तरह की अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ के जो स्थानीय पदाधिकारी हैं उनका ये कर्तव्य है कि उस बच्चे को स्कूल भेजा जाए और वो अपने तरीके से भेजे। वित्तीय तथा अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा बांटना। अब उनका खर्चा कौन उठाता है? तो इसमें जो है केंद्र सरकार इस अधिनियम को लागू करने में आने वाले खर्चों को एस्टीमेट तैयार करेगी और राज्य सरकारों को आवश्यक तकनीकी सहायता और साधन उपलब्ध कराएगी जिससे विद्यालय स्थापित किया जा सकेगा। राज्य सरकार के कर्तव्य भी लिखे हुए हैं कि कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के साथ कोई भेदभाव ना हो सके, ये उनको सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार विद्यालय भवन, शिक्षक और शिक्षण सामग्री सहित आधारभूत संरचना की उपलब्धता निश्चित करेगी और बच्चों को उन्नत किस्म की शिक्षा और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उपलब्ध कराएगी ताकि शिक्षा के स्तर में सुधार लाया जा सके। स्थानीय पदाधिकारियों का क्या कर्तव्य है? स्थानीय पदाधिकारी उपयुक्त धारा 8 में वर्णित राज्य सरकार समस्त कर्तव्यों के साथ साथ
अपने क्षेत्र में बालकों का अभिलेख करेगी कि विद्यालयों के कामकाज की निगरानी सुनिश्चित होगी और शैक्षिक कैलेंडर तैयार होंगे। उनका काम होगा कि वो ये देखे कि उनके क्षेत्र में कोई भी बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको शिक्षा नहीं मिल रही है, या फिर ऐसा तो नहीं कि बच्चे ने एडमिशन तो ले लिया है लेकिन स्कूल नहीं जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों का जो है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, और फिर स्कूल का कैलेंडर भी चेक करना पड़ता है कि कितने बच्चे आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है नियम आरटीई एक्ट को लेकर के बनाए गए हैं। ये बहुत सारे नियम हैं, इसमें से आपको बस 10 नियमों को याद करना है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे मैंने जितना था एक्चुअली में जो आरटीई एक्ट के अकॉर्डिंग जितना नियम है वो सारा मैं लेकर आई हूँ, बट आपको सिर्फ 10 करना है, 10 से ज़्यादा नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमने जो मेन था मैं आपको बताते भी चल रही थी। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा एक हुआ, यहाँ से बच्चों को जो है अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार है। यहाँ से वित्तीय तथा अन्य उत्तरदायित्व में हिस्सा बांटना कौन करेगा? राज्य सरकार के कर्तव्य, स्थानीय पदाधिकारियों का कर्तव्य। ठीक है, माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य। जो भी माता पिता या संरक्षक है उनकी ड्यूटी है कि उनके बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल भेजा जाए। राज्य सरकारों का विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्याख्या करना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तर की सीमा, प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस अन्वेषण प्रक्रिया का ना होना, किसी तरह का फीस नहीं लेना। तो इस तरह से यहाँ तक आप लिख सकते हो। ये सारे यहाँ तक का मैं बताऊँ रोकने और निष्कासन का प्रावधान। ऐसे नियम तो बहुत सारे बनाए गए हैं और यहाँ तक आप आरटीई एक्ट के नियमों को लिख सकते हो। ठीक है, ये तो विशेषता हो गई। और यहाँ से है आरटीई एक्ट। जब ये एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन तो आप यहाँ से इतने नियमों को लिख दोगे, 10 नियम लिख दो, या फिर इसमें से कोई और जो नियम नीचे दिए गए हैं जो आपको इजी लग रहा है उसमें से उठा करके कोई भी 10 नियम लिख दो। 10 जो रूल्स बनाए गए हैं वो सारे लिख दो, और बाकी आरटीई एक्ट क्या है, कब बना था, क्यों बना था, इसकी विशेषता क्या है, और 10 नियम, बस काफ़ी है। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ जाता है तो भी, लेकिन ज़्यादातर ये क्वेश्चन लॉन्ग में नहीं आता है, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है, शॉर्ट में आता है। तो इसको आप इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज का आपका जो है 2005 और एनसीएफ 2005 और आरटी 2009 दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर। फिर मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे।